तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला पार्ट में। पिछली पार्ट में हमने क्या बताया था आपको? पहला बताया था आपको संविधान निर्माण के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, और दूसरा बार में क्या बताया था? दूसरा टॉपिक क्या था कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है। अब तीसरा क्या बताना है? संविधान की विशेषता। क्या बताना है? संविधान की विशेषता। देखिए, एक पॉलिटी चल रहा है अभी और इकोनॉमिक्स चल रहा है, मतलब कि आज से पॉलिटी चल रहा था और इकोनॉमिक्स चल ही रहा है अभी। और जैसे ही इकोनॉमिक्स खत्म होगा, इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद हम आपको हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और ये पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी चलता रहेगा। चलिए देखते हैं कि हमने पीछे जो समझाया था आपको क्या समझाया था। संविधान निर्माण। संविधान निर्माण का मतलब क्या होता है कि संविधान को किस तरीके से निर्माण किया गया। तो क्या किया गया था? हम लोगों ने संविधान निर्माण करने के लिए, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। हम लोगों ने 3 बैठकें की थी। 3 बैठकों के तहत हमें क्या मालूम चला था कि हमें भारत के लिए एक सभा चाहिए। उस सभा के तहत हम लोग बैठेंगे और 8 समितियां बनाएंगे। उस समितियां क्या करेगी? संविधान के विषयों को लेगी, यानी कि संघ समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, मतलब इंपॉर्टेंट विषयों को लेगी और लेकर उसको संविधान में जोड़ दिया जाएगा। तो 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी 8 समितियां में। तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर को क्या दिया गया था? प्रारूप समिति दिया गया था। प्रारूप समिति में क्या, इनका क्या कार्य था? प्रारूप समिति का इनका कार्य ये था कि जितनी समितियां बनाई गई है उन समितियों का जांच करना कि क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है। उसको जांच कर उसके बाद हम क्या करेंगे? संविधान में जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद वो पूरी रूप से संविधान तैयार हो जाएगा। तो प्रारूप समिति ने बता दिया था तीसरी बैठक के तहत कि संविधान हम लोग का तैयार हो चुका है। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? हम लोग का संविधान तैयार हो गया था, अलंकृत हो गया था। प्रारूप समिति के तहत यह बता दिया गया था कि आपका संविधान तैयार हो गया है, अब आप कभी भी लागू कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। आप समझते हैं कि संविधान की विशेषता। देखिए, विशेषता का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा। 2 कंप्लीट हो गया, तीसरा। विशेषता का मतलब होता है कि एक छोटा सा जो नोट्स बताया गया है, ये संविधान, इस संविधान का क्या महत्व है, उसको हम, इस महत्व क्या है, मतलब एक छोटा सा फॉर्म उसका इंट्रो दे दो कि उस चीज में क्या क्या मौजूद है, उसका महत्व क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ये बता दो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है संविधान की। तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, संविधान दे देते हैं तीसरा टॉपिक, संविधान की विशेषता, ठीक है। संविधान की विशेषता, संविधान का पहला टॉपिक, पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता यह है कि संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है। मतलब ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लंबा संविधान है हमारा भारत का संविधान, खुद का संविधान, ठीक है। ये पहला विशेषता हो गया, मतलब इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। दूसरा क्या है कि इसे ना ज्यादा लचीला और ना ज्यादा कठोर। देखो, ना ज्यादा लचीला का मतलब क्या हुआ? ना ज्यादा लचीला का मतलब ये होता है कि अगर फिलहाल में अभी जिस सत्ता का बहुमत है, या अगर फिर भविष्य में अगर किसी के पास बहुमत अब जैसे इस प्रकार है, अगर भविष्य में भी इसी प्रकार बहुमत रहे तो संविधान में जो लिखा हुआ मूल फैक्ट है उसको संविधान को कह सकते हैं कि संविधान को चेंज ना कर पाए, इतना भी इसको लचीला नहीं बनाया गया है और ना ही ज्यादा इतना कठोर बनाया गया है कि सब लोग चाहकर इसे बदल नहीं सकते हैं, ऐसा भी नहीं बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है, कैसा बनाया गया है? तो ऐसा बनाया गया है कि इसे अगर चाहें हम लोग तो सब एकजुट मिलकर इसे हम कठोर उसको चेंज कर सकते हैं, और ऐसा लचीला नहीं बनाया है कि तुम जबरदस्ती उसको चेंज कर सको, ठीक है। इस टाइप का मतलब होता है लचीला। देखिए नेक्स्ट क्या बताता है, तो तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर ये बताइएगा कि इसमें
कह सकते हैं कि स्वतंत्र स्वतंत्र न्याय पालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये होता है कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेती है, ठीक है। ये उसके बाद होता है, चौथा नंबर पर आता है वयस्क मताधिकार, कह सकते हैं मताधिकार की स्वतंत्रता। देखिए, मताधिकार की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का राइट्स है, मतलब क्या अधिकार है कि वो किसी को भी वो वोट देता है, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं डाल सकता। जैसे कि हमें वोट डालना है तो हम जो हमको पसंद होगा उसी को वोट डालेंगे, दूसरे को वोट नहीं डालेंगे, किसी के कहनावे पाकर वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि स्वतंत्र मताधिकार है, आप किसी के बहकाव में आकर वोट नहीं डालेंगे, आप जिसको मन उसको वोट डाल सकते हैं। देखिए, अब आता है पांचवा। पांचवा क्या विशेषता है? तो पांचवा विशेषता में क्या बताता है? पांचवा विशेषता बताता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य का अर्थ ये हुआ कि भारत के जो नागरिक है उनके लिए कुछ ऐसा 10 बातें बताई गई, 10-11 बातें ऐसी बताई गई है सिर्फ भारत के लोगों के लिए फॉलो करती है। जैसे कि जो हम भारत में जो मूल जो कर्तव्य है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, आपको याद होगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश तो इसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि पहला कि आपका कर्तव्य क्या है, तो आप देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, उसका सम्मान करें, उसके राष्ट्रीय गीत का आदर करें, राष्ट्रीय गीत का आदर करें, झंडा का अपमान न करें, दूसरों की सहायता करें, किसी भी महिलाओं का अगर अत्याचार हो रहा है उस पर आप रक्षा करें। ये सब बातें इसमें मूल्य कर्तव्य के बारे में बताया गया कि हर एक नागरिक को फॉलो करना है, सिर्फ भारत के लिए, ठीक है। ये आपके बारे में बताया। फिर उसके बाद छठा नंबर पे ये भी बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे भाग, देखिए भाग 2 में दिया है नागरिक, नागरिक। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाग 2 में लिखा है नागरिक, नागरिक के बारे में। नागरिक अर्थात ये हुआ कि आप भारत में किस तरीका से भारत के नागरिक बन सकते हैं, इसके बारे में बताया है कि भाग 2 के बारे में, ठीक। उसका मतलब होता है नागरिक, कि भारत में आप किस तरीका से भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब वही बताया है कि भाग 3, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ये मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका कहने का मतलब है आप भारत के नागरिक अगर बन गए थे ना, तो भारत के नागरिक अगर बन जाते हैं तो आपको क्या फ्री में चीजें मिलेगी, आपके लिए क्या क्या फ्री है, और मतलब एक टाइप का लालच के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या फ्री मिलेगी, लालच के रूप में क्या मिलेगी। जैसे कि अगर भारत के नागरिक बन जाते हैं तो आपको शिक्षा दिया जाएगा फ्री में, पोषण दिया जाएगा, पोषण मतलब राशन उसन जो मिलता है वो दिया जाएगा, नौकरी करने का अधिकार होगा, नौकरी करने का अधिकार होगा, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसका अधिकार होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या फिर कोई अगर आप अल्पसंख्यक हो, यानी कि आपकी अगर जनसंख्या कम हो, अगर आपकी जनसंख्या कम हो तो उसके लिए भी स्वतंत्र शिक्षा और संस्कृति की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे ऐसे और बहुत सारे बातें ये सब बताई गई। किसको बता सकता है? ये सब हमारा क्या हो जाएगा? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार होता है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए अब आता है छठा। छठा में क्या बताया गया है? नहीं छठा नहीं, सतवा। सतवा में बताया गया डीपीएसपी, डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य नीति निदेशक तत्व, ठीक। देखिए डीपीएसपी मतलब क्या होता है कि भाग 4, ये भाग 3 हुआ ना, तो भाग 4 में कुछ अन्य बातें बताई गई है कि हर स्टेट को कुछ बातें बताई गई है कि आपको ये लागू करना है। आवश्यक नहीं है कि वो लागू करेगा ही करेगा। जैसे कि आर्टिकल 40 में बताया गया है कि पंचायत का गठन करना, तो आपको जिस तरीका से ये भाग 3 हर स्टेट में लागू है, उसी प्रकार ये भाग 4 भी कह दिया गया है कि हर स्टेट में लागू होगा, अगर वो चाहेगा तब। कौन? उस राज्य का मुख्यमंत्री चाहेगा तब
कि इस भाग 4 में जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं आपको लागू करवा सके। जैसे कि आर्टिकल नंबर 45 में दिया है, 40 में देता है क्या कि पंचायत का गठन, ठीक है। तो कहीं कहीं पंचायत का गठन किसी राज्य में करवा सकता है, किसी राज्य में पंचायत का गठन नहीं करवा सकता है, ये बात है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। आपको डीपीएसपी और जब भाग 4 स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि भाग 4, भाग 3, भाग 1 क्या क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि छठा, सातवां हो गया, आठवां। आठवां में देखिए, आठवां में क्या बताता है कि आपको एक चीज और बताया गया है, कह सकते हैं कि आठवां बारे में कि इसमें एकल नागरिकता की बात की है। किसकी? एकल नागरिकता, मतलब ये एकल नागरिकता इसमें ही आ जाता है, आपका भाग 2 में ही आ जाता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ भारत का ही नागरिक रहेंगे। अर्थात ये जैसे कि अमेरिका में है, जैसे कि आपको बता दें थोड़ा सा, यहाँ देखिए, जैसे कि अमेरिका है ना, अमेरिका यूएसए है जो है, तो यूएसए में क्या है कि आप दो नागरिक हो सकते हैं, डबल नागरिक हो सकते हैं। मतलब कि इस अमेरिका में टोटल 52 स्टेट है, तो 52 स्टेट अगर मैं जो हूं तो 52 स्टेट में से किसी एक स्टेट में रहता हूं तो उस स्टेट का भी नागरिक रहूंगा। और जो भारत है ना, उस भारत का जो यूएसए है, उस यूएसए का भी नागरिक रहूंगा। मतलब इसके पास 2 नागरिकता हो जाती है, ठीक है। लेकिन भारत जो है, हमारा इंडिया जो होगा, इंडिया के पास अगर आप 2800 स्टेट में से किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी, वो भी भारत का। जैसे आधार कार्ड है हम लोग के पास, ठीक है, और पैन कार्ड है, वो ऑल इंडिया में चलता है उसी पर का, ठीक है। और यहाँ पर डबल नागरिकता हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ एक नागरिकता हो जाएगी, ठीक है, उसी पर का दिया है। चलो देखिए, अब आते हैं आपके 9वां नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 9वां नंबर क्या बताता है, इसमें त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पंचायत है ना हम लोग में, तो पंचायत हो, गांव के स्तर पर क्या हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा। और प्रखंड, गांव स्तर पर देखिए, यहाँ पर गांव के स्तर पर, गांव के स्तर पर क्या था, पंचायत, ठीक है। और प्रखंड स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर क्या है, प्रखंड के स्तर पर हम लोग का है ब्लॉक। और जिला स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर है जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। ये 3 चीजें है ना, इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय सरकार के रूप में, कि पंचायत में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसी बताया है कि हर हर गांव में ये चीज, प्रखंड, जिला स्तर और पंचायत, ये सब का गठन किया जाएगा त्रिस्तरीय सरकार में। देखिए, अब आते हैं, आपका 9 हो गया। 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या बोलता है कि आपातकाल के बारे में बताइए। क्या चीज? आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल। देखिए, आपातकाल मतलब इमरजेंसी होता है, ठीक है। देखिए, इमरजेंसी का कहने का मतलब होता है कि जिस तरीका से आपको इमरजेंसी लगाया गया था ना, कि 1900 देखिए यहाँ पर 1961, 1972 और 1975 में आपको जो इंदिरा गांधी द्वारा जो लगाया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल की 3 प्रकार की घोषणा होती है। कौन सी होती है? बाह्य आपातकाल, जिसको कह सकते हैं कि संपूर्ण आपातकाल, संपूर्ण आपातकाल। फिर उसका राष्ट्रपति शासन होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और एक होता है द्वितीय आपातकाल, द्वितीय आपातकाल। देखिए, ये संपूर्ण आपातकाल का मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र में आपातकाल लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आर्टिकल 75 में पूरे राष्ट्र में आपातकाल लग जाएगा, ठीक। और ये राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आएगा। और ये राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत आएगा। और ये द्वितीय आपातकाल 360 में आएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है, एग्जाम्पल ऑफ मणिपुर, मणिपुर में क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन। मतलब कि वहां का जो सरकार है अब किसके अंडर में आ जाएगा, केंद्र के अंडर में आ जाएगा। वहां के सीएम या फिर राज्यपाल और उसका मंत्रिपरिषद कोई काम नहीं करेगा, ठीक। वहां पर कौन काम करेगा, अब केंद्र सरकार काम करेगी उस राज्य में। क्या बजट पास करना हो, वहां पर रूल रेगुलेशन, नियम कानून बनाना हो, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगी। और ये तीनों जो द्वितीय आपातकाल अभी तक कहीं लागू नहीं हुआ है। द्वितीय आपातकाल मतलब होता है फाइनेंशियल अगर दिक्कत हो जाता है ना, तो उस समय लागू किया जाता है। और देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये तीनों आपातकाल की, तो तीनों आपातकाल को कौन लागू करता है, तो तीनों आपातकाल को राष्ट्रपति लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं। फिलहाल में तो द्रौपदी मुर्मू जी है, अगर बाद में कोई और व्यक्ति आ जाता है तो वही लागू करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगा तीनों आपातकाल को। ठीक, आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब जानते हैं, एक मेन इंपोर्टेंट आ जाता है कि देखिए यहाँ पर 10 वाली लिख दिए, 10 को फैक्ट। अब देखिए 11वां फैक्ट एक आ जाता है कि आपको ये पता करना है
कि जो विभिन्न संविधान जो हम लोग का बनाया गया है, तो उन संविधान को किसी अन्य अन्य स्टेट से भी लिया गया है, मतलब कि अन्य अन्य देश की सहायता से संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए हैं, शब्द जोड़ा गया है। जैसे कि अगर बता दें कि अन्य स्टेट से, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार के बारे में लिया गया है। मूल अधिकार के बारे में लिया गया है कि मूल अधिकार कैसा है अधिकार, ठीक है। और रूस ले अगर बात करें कि रूस ले क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में लिया, डीपीएसपी कह सकते हैं ना, मौलिक कर्तव्य के बारे में लिया गया है, कह सकते हैं ये वाला, और ये डीपीएसपी है। और एक चीज और कि आपको कह सकते हैं कि जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में लिया गया है। मतलब अन्य स्टेटों से जो लिए गए हैं ना विधि संविधान को बनाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ये 11वां नंबर। तो हम इसको मिटाकर अच्छे से लिख देते हैं कि किन किन स्टेटों से संविधान में जोड़े गए हैं शब्द, ठीक है। अच्छे से इसको मिटाकर लिख देते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने 9 तक बता दिया था। देखिए 10वां नंबर, ये आपका 10वां नंबर विशेषता क्या है? 10वां नंबर कि विभिन्न देशों से लिए गए कुछ शब्द को जोड़ दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, क्या लिखा है? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में क्या लिया है? तो संविधान संशोधन के बारे में लिया है कि संविधान में संशोधन। देखिए संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये सब सुना है ना, इसी के बारे में लिया गया है कि संशोधन। तो याद रखिएगा कि भाग 20 में जब पढ़ेंगे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, दो और बचा है टॉपिक, दो टॉपिक पर उसको भाग स्टार्ट करेंगे। तो भाग 20 के आर्टिकल 368 में बताया है कि संशोधन के बारे में, उसी संशोधन के लिया गया है। संशोधन का सिंपल सा मतलब होता है बदलाव करना। क्या करना? बदलाव, यानी कि चेंजिंग करना। चेंजिंग का मतलब क्या? पहले से मौजूद कानूनों में बदलाव करना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर समझे कि 42वां संविधान संशोधन पहले से मौजूद था, क्या कहता है कि संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है 42वां, जो इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। अब फरूक बिन अली क्या थे? उस टाइम राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन क्यों लाया था? इन्होंने इसलिए लाया था क्योंकि पहले से जो संविधान लिखा गया था भारत के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए गया था, ठीक है, कि हम कुछ बदलाव करते हैं। तो 3 गो शब्द जोड़ दिए थे। किसने किया था? क्या बोलते उसको? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। इसी में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कर्तव्य कितने? मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ये सब मतलब पहले से जो मौजूद कानून था उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, मतलब कि थोड़ा जो पहले संविधान बनाया गया था ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके इन शब्दों को जोड़ दिया गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं संशोधन। अगर आपको देहाती भाषा में समझें तो संशोधन का सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर आप हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई बदमाशी किया और आप गांव में रहते हैं, मान लेते हैं कि आपने लड़की छेड़ दिया, तो लड़की छेड़ दिया आपने, तो आप कोई किसी ने देख लिया आपको कि लड़की छेड़ते हुए और पिटा उठा गए हैं वहां पर, मतलब भारी बेइज्जती हुआ है, तो आप पहले थे सिंपल सा मतलब कि आप क्या थे? पूरा लंठ टाइप के आदमी थे, पूरा बदमाश टाइप के आदमी थे। आपको किसी ने देख लिया कि बेचारा ही लड़की छेड़ा है, अब तू घर जाएगा तो मम्मी पास जाएगा, तो मम्मी को मालूम चलेगा कि इसने ऐसा ऐसा काम किया है, तो मम्मी बोलेगी कि अब तुमको कूटना है, अच्छे से कूटा जाएगा। उसके बाद मम्मी से फाइनल हो जाएगा कि आपको कूटा जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि पापा से भी कह के आपको कुटवाया जाएगा, तो पापा भी कहेंगे कि नहीं, इसको अच्छे से कूटा जाए, ठीक है। तो आपको पापा भी से कुटाया जाएगा, मम्मी भी कुटेगी। उसके बाद दादा के पास जाएंगे तो दादा भी क्या करेंगे? आपको कि कह दिया जाए कि नहीं, घर का इज्जत का बात है, इसने इज्जत से खिलवाड़ किया है, तो इसको अब कूट दिया जाए, अच्छे से कूटा जाए ताकि ये सुधर जाए। तो आपने जो पहले के जो कानून थे, आपने जो बदलाव करना है, अपना पहले बदमाश थे, इधर उधर आवारा की तरह घूमते थे, उसको अब बदलाव करना है, तो आपको अच्छे से कूटा जाएगा, कूट कर एकदम थूर थार के एकदम बढ़िया से कर दिया जाएगा। तो अब आप में जो परिवर्तन आएगा, आप में जो बदलाव आएगा कि अब किसी भी लड़की को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नहीं, ये बहन है, अब इसके साथ कुछ नहीं करना है, सबको इज्जत के भाव से देखना है, ठीक है। तो ये जो आपने बदलाव आया ना, जो चेंजिंग आया, इसी को बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? इसी को संशोधन बोलते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, संशोधन समझ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप समझ गए कि संशोधन क्या होता है। इसी को बोलते हैं संशोधन। आप में बदलाव जो आएगा उसी को बोलते हैं संशोधन। अब नया परिवर्तन आएगा, अपने नया युग का जन्म हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे संशोधन। चलिए देखिए, जापान से क्या लाया गया था। जापान से लाया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में लाया गया। विधि मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून। फ्रांस में क्या लाया गया था। फ्रांस में ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस में प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की बातें लाई गई है। ठीक है, फ्रांस से लाया गया है इस प्रस्तावना। इसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, समानता का मतलब होता है सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, उसको स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता होता है। ठीक है, गणतंत्र मतलब गढ़, गढ़ यानी कि राज्य, एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में। ठीक है, उसका देखिए रूस। रूस ले क्या लाया गया। रूस ले लाया गया मूल कर्तव्य। क्या लाया गया, मूल कर्तव्य को लाया गया है। वही 10 मूल कर्तव्य था ना यहाँ पे, 10 मूल कर्तव्य, उसको लाया गया है। उसका देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे शब्दों को जोड़े गए हैं। वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। न्याय शब्द, न्याय शब्द का मतलब होता है कि 3 टाइप का न्याय। कौन कौन न्याय, तो सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में कोई ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसको न्याय का न्याय दिलाना है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय मतलब फाइनेंशियल में कोई अगर दिक्कत आ रहा है कि उसका पैसा इतना है, इसका पैसा इतना था, अगर उसमें आर्थिक चेंजिंग करना था उसके लिए न्याय। फिर राजनीतिक न्याय, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स में कोई विवाद हो जाता है उसके लिए न्याय। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लाया गया, आयरलैंड से डीपीएसपी लाया गया है। कौन सा डीपीएसपी, राजनीति निदेशक तत्व को लाया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के बारे में कहां से लाया गया। तो राज्यसभा कौन कौन होता है, एक लोकसभा होता है, मतलब ये संसद हुआ ना, इस संसद में एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो ये राज्यसभा के पद को यहाँ पर लाया गया। सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया लाया है, किस तरीके से लाया जाता है। जैसे कि राज्यसभा में कैसे किस तरीके से चुना जाता है लोग, तो चुना जाता है इसको 2 साल पर हमेशा चुनाव होता है 1/3। ठीक है, इस तरीके से चुनाव होता है। आपको समझा देंगे किस तरीके से होता है चुनाव। ठीक है, अभी देखिए, अभी जनवरी, जनवरी से क्या लाया गया, जनवरी चलिए जर्मनी से क्या लाया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन करने की प्रक्रिया ली गई। देखिए कहने का मतलब जब आपातकाल लागू होता है ना, तो आर्टिकल 352 के तहत जब आपातकाल लागू होता है तो उस टाइम 2 आर्टिकल लागू हो जाता है। कौन कौन, तो 358 और 359, ये दोनों आर्टिकल लागू हो जाता है। तो ये जो होता है ना 358 वाला स्वतः लागू हो जाता है। कि स्वतः लागू होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आपका आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 30 और ये आर्टिकल 59 जो है 359, इसको स्वतः लागू नहीं किया जाता है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जब ये लागू होता है तो जब इस आर्टिकल को लागू किया जाएगा, इसमें आर्टिकल 52 में, तो इसमें कहा जाता है ना कि सिर्फ 20-21 को आर्टिकल को छोड़कर, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर सभी आर्टिकलों को, कौन सा, मूल अधिकार के सभी आर्टिकलों को आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा जाता है, उसी बोल रहा है कि मूल अधिकार कहाँ गया, डीपीएस के द्वारा मूल अधिकार के निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, वो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लगेगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है ये कि आप जब देखे पढ़िएगा समवर्ती सूची में पढ़िएगा तो सूची में 3 टाइप के सूची था। एक था राज्य सूची, संघ सूची, सबसे ऊपर में आता है संघ सूची, और उसके आता है राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि इसमें विषय दिए गए हैं, 97 विषय, 52 विषय और 61 विषय और 52 विषय, ये सब विषय दिए गए हैं कि इन विषयों पर आप कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में विषय का मतलब होता है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। राज्य सूची का मतलब होता है कि राज्य सिर्फ कानून बनाएगा, और ये संघ सूची का मतलब होता है कि संघ केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा। अब देखिए अमेरिका से क्या लाया गया है, तो अमेरिका से मूल अधिकार को लाया गया है, न्यायपालिका को लाया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लाया गया है, महाभियोग को लाया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लाया गया है। देखिए कहने का मतलब मूल अधिकार आप तो समझ गए, मूल अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट। न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है ना कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं ना, जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं और ये महाधिवक्ता होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ये सब बहुत हाई लेवल के पद होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, उनको इस तरीका से हटाया जाएगा, उसको लाया गया है महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद, मतलब जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है उसी पर उस उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो उनको भी पद, उनका पद लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अमेरिका से देखिए, कनाडा से क्या किया गया था, कनाडा से क्या लाया गया था, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति करना है, कैसे किया जाएगा, उनकी क्या विशेषता है कि किस प्रकार
उनकी क्या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में लाया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, कहां से, कनाडा से। ठीक है, अब केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध मतलब कि सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन, केंद्र और राज्य में किस प्रकार से संबंध रहेगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन से तो समझते ही हैं कि संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अभी हम समझा देते हैं कि केंद्र पालिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं इसके बाद। और संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये विधायिका क्या होता है, इसमें कैसे काम करता है और किन किन लोगों का इसमें मौजूदगी होता है वो सब जानिएगा। ठीक है, और विधि प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया मतलब क्या, नियम कानून। ठीक है, और ये कैबिनेट प्रणाली मतलब संसद का जितना भी रूपरेखा तैयार, कैबिनेट मिशन ये सब जितना है ना, वो सब कहां से लाया गया है, तो आपका ब्रिटेन से लाया गया है। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आ गया टोटल संविधान की क्या विशेषताएं हैं। और 10वें विशेषता में ये पूरा मत लिखिएगा, 10वें विशेषता में ये लिखिएगा कि विशेष यानी कि विभिन्न देशों से, विभिन्न, यहां पर लिख देते हैं, विभिन्न देशों से अर्जित व्यवस्था। ठीक है, विभिन्न देशों से लिया गया है, कुछ व्यवस्था लिए गए हैं, तो इन चीजों को विभिन्न देशों से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये संसदीय व्यवस्था क्या होता है। संसदीय व्यवस्था फिर से बता रहे हैं, ये बहुत लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, अब हम आपको अच्छे से बता देते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आपको बता देते हैं क्या होता है। तो हम समझते हैं कि संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था क्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा। संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं, संसदीय व्यवस्था, देखिए जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, देखिए अच्छे समझिएगा। संसदीय व्यवस्था में क्या आता है, इसको मिटा देते हैं, हिंदी इंग्लिश में मिटा देते हैं। देखिए आता क्या है, एक आता है आपका कार्यपालिका, एक आता है, यहां पर लेते हैं, देखिए विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका, न्यायपालिका। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE। ठीक है, और इसको बोलते हैं जुडिशरी, इसको बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। देखिए समझाने का पर्पस क्या है, कि इसको बोलते क्या है, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, और विधायिका का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सा मतलब समझिए कि विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना। क्या होता है, विधि बनाना, यानी कानून बनाना, विधि बनाना। ठीक है, विधि को बनाना, कि किसी भी कानून को, चाहे नया कानून बनाना हो चाहे पुराना कानून बनाना हो, उसको बनाना बोलते हैं, मतलब कि विधि बनाना यानी कि विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका में क्या करता है, जो विधि बन गया, जो विधि बना, उस विधि का लागू करना, वो क्या करता है, वो कार्यपालिका करता है, यानी कि विधि को लागू करना, लागू करना। फिर से बता रहे हैं, बहुत लोग को नहीं पता रहता है। ठीक है, विधि को लागू करना क्या कहलाता है, कार्यपालिका। विधि बनाना क्या कहता है, तो विधायिका। ठीक है, तो अब देखिए, अब लागू, अब यहां पर क्या होता है, ये न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, न्यायपालिका क्या करता है कि जो विधि बना, जो लागू हुआ, उसकी जांच करना, विधि की जांच करना कि क्या यह विधि जो बनाया गया है, क्या यह सही है, लोगों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, उसको ये जांच करता है। अगर सही है तो ये पारित करेगा, अगर वो गलत होगा तो उसको वहीं पर रोक लगा देगा कि नहीं, आपके द्वारा बनाए गए ये विधि सही नहीं है और ये आप गलत विधि बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको रोक लगा देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मेन बात होता है कि विधि बनाना, तो बनाएगा कौन, विधि बनाना, विधि कौन बनाएगा, तो विधि बनता है केंद्र लेवल पर और राज्य लेवल पर, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी सभी स्टेटों के लिए और राज्य सरकार भी बनाएगी अपने स्टेट के लिए। ठीक है, देखिए कैसे विधि, विधायिका में क्या कहता है, तो विधायिका में आपको कानून बनाने का काम था, कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो दो लोग, कौन कौन,
एगो केंद्र सरकार, एगो केंद्र सरकार, एगो राज्य सरकार, राज्य सरकार, सरकार। तो देखिए केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र स्तर पर कौन विधि बनाएगा, तो विधि कहां बनता है, तो विधि बनता है आपका लोकसभा में और कहां बनता है, राज्यसभा में। कहां बनेगा, लोकसभा में और राज्यसभा में क्या बनता है, तो विधि बनता है। ये केंद्र लेवल पर बनेगा, ठीक है, जो सभी स्टेटों के लिए फॉलो करेगा। ये राज्य सरकार जो है कह सकते हैं केंद्र लेवल पर कहां बनेगा, तो यहां पर लिख लीजिएगा अच्छे से कि केंद्र लेवल में आपका आता है संसद आता है। कौन आता है, संसद। संसद, संसद के अंदर दो पार्ट आता है जिसमें आता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये अब अच्छे से हो गया। तो ये बनाएगा केंद्र लेवल पर, संसद के द्वारा ये दोनों लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा क्या करेंगी, विधि बनाएंगी। और जो विधि बनेगा वो सभी 28 स्टेटों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा क्या होता है कि राज्य सरकार विधानमंडल के तहत, कौन सा, विधानमंडल, देखिए यहां पर विधान मंडल, ठीक है, विधानमंडल के तहत वो विधान परिषद, विधान परिषद यहां पर लिख देते हैं विधान परिषद, और विधानसभा के तहत वो क्या करता है, विधि बनाता है। और राज्य लेवल पर बनाएगा, हर स्टेट में एक विधानमंडल होता है, ठीक है, और वो विधि बनाएगा अपने राज्य के लिए बनाएगा, सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाएगा, ठीक है। वो कौन बनाएगा, विधि बनाएगा। जब ये लोग विधि बना देगा तो इस विधि को जाएगा इन लोग के पास कि अब आप लोग चेक कर इसको क्या कीजिए, लागू कीजिए। तो लागू करने में किनका किनका रोल रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, लागू करने में किनका रोल रहता है, तो ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर केंद्र सरकार में कौन कौन लोग होते हैं और राज्य में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, केंद्र लेवल में कौन होता है, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और कौन होता है, तो मंत्री लोग होते हैं, और क्या होता है, कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये सब क्या करते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि अब हमें ये कानून को क्या करना है, लागू करना है, ठीक है। तो ये केंद्र स्तर पर ये लोग लागू करते हैं। और राज्य स्तर पर कौन कौन लोग होते हैं, राज्य स्तर पर हो जाएंगे आपके राज्यपाल, राज्यपाल ईटीसी और लोग भी होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सीएम होते हैं, और वहां के क्या होता है, मंत्री, मंत्री लोग भी होते हैं, और मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होते हैं, और अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है। अधिकारियों लोग को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, उस कानून को लागू करवाने में मेन मुद्दा, मेन अहम रोल निभाते हैं कि लागू हो जाएगा। इन लोगों को वोट दिया जाएगा, इन लोग वोट मारेंगे कि ठीक है अब कानून को लागू कर देते हैं, हाथ लगा कर देते यस यस लागू हो गया, ठीक है। तो लागू हो जाएगा, आप लोग बना भी लिए, लागू भी कर लिए। अब ये जांच करेगा ये न्यायपालिका कि क्या यह जो कानून बनाया गया है क्या यह फायदेमंद है, सही है कि गलत है, इसकी जांच कौन करेगा, तो करेगा न्यायपालिका। अर्थात न्यायपालिका में क्या क्या आता है, तो न्यायपालिका में आता है सुप्रीम कोर्ट। कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। और कौन आता है, तो हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट कौन आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूर्ण रूप से व्यवहार करना कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनका क्या क्या कार्य होता है, तो विधि बनाना। यहाँ देखिए ब से हो जाएगा बनाना, विधि बनाना। यहाँ पर ल दिया है तो ल मतलब लागू करना, और न्याय मतलब जांच करना। तो यानी कि इन तीन लोगों का ये काम होता है, और इन चीजों में ये लोग मौजूद होते हैं, इनका सिर्फ इतना ही काम होता है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये संसदीय व्यवस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्रस्तावना पढ़ लेंगे अगले पार्ट में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग स्टार्ट करेंगे भाग 1 से, ठीक है। कि भाग 1 से क्या है, देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आप समझ गए उसके बाद रटिए। फालतू का रटना अच्छी बात नहीं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ऐसा नहीं। आप समझ गए कि विधायिका का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी बात, अब इसको रट जाइए। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, समझ गए, बस आप रट जाइए। अब न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, समझ गए, बस रट जाइए। यूं ही नहीं रटिए, समझ कर रटिए। समझ कर रटना में और रटना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में होगा। चलिए, तो ये आपका संविधान की विशेषता खत्म हो गई, विशेषता ये खत्म हो गई, तीसरा टॉपिक। अब चौथे टॉपिक में आपको प्रस्तावना के बारे में बता देते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। थैंक यू, इतना तक।